Hello dear students, this is chapter number 8 of Hornbill and we will study this today and the title is Silk Road. It is written by Nick Middleton. Let us first have an introduction to the writer. Nick Middleton was born in 1960. He was a British physical geographer and he was a fellow of St. Anne's College in Oxford. He specializes in desertification, मीन्स वो desertification में स्पेशलिस्ट थे, मीन्स वो डेजर्ट्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। वहाँ के जो ट्रैवलिंग के बारे में जो उनकी एक्सपीरियंस थे उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स में डिस्कस किया है। आप देखेंगे ये जो चैप्टर है ये भी एक ट्रैवलॉग है। उन्होंने जो यात्रा की थी सिल्क रोड की, सिल्क रोड मीन्स आपके जो चैप्टर है उसमें भी आएगा। सिल्क रोड जो था वो सिल्क रोड पुराने टाइम का था जब रेशम को ले जाया जाता था इस रास्ते से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, उसको सिल्क रोड कहा जाता था क्योंकि ज़्यादातर ईस्टर्न कंट्रीज से सिल्क उस रास्ते से जाता था। Nick Middleton was born in London, England. As a geographer, he has travelled to more than 50 countries. उन्होंने 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा जो है ट्रैवल किया हुआ था, जोग्राफर थे वो। गोइंग टू एक्सट्रीम्स इज़ अ टेलीविज़न प्रोग्राम फॉर चैनल 4 अबाउट एक्सट्रीम लाइफस्टाइल्स, और उन्होंने चैनल 4 पे प्रोग्राम भी दिया वहाँ पे गोइंग टू एक्सट्रीम्स, जिसमें उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बताया है और लाइफस्टाइल्स को बताया है लोगों के जो एक्सट्रीम लाइफस्टाइल्स हैं। एक्सट्रीम लाइफस्टाइल्स का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की और बहुत ही ख़ास तरह के लाइफस्टाइल्स को जीते हैं। इन विच मिडल्टन एक्सपीरियंसेस लाइफ इन द होस्टाइल कंडीशंस अदर कल्चर्स मस्ट एंड्योर। इसमें वो बताते हैं कि इंग्लैंड में जो लाइफ है वो कितनी इजी है, जबकि बहुत ही होस्टाइल, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी लोग जीते हैं। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को उन्होंने ये जो प्रोग्राम है उसमें शेयर किया है। ही वन द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटीज़ नेस अवार्ड इन 2002। उन्हें 2002 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप देखेंगे कि वो कितने फेमस जियोग्राफर थे कि उन्होंने जियोग्राफी के फील्ड में इतना किया है। और इसी सीरीज़ में ये जो चैप्टर है ये भी लिखा गया है सिल्क रोड। सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड वो रोड था जहाँ से चाइना से और ईस्टर्न कंट्रीज से सिल्क को भेजा जाता था और वेस्टर्न कंट्रीज से भी कुछ चीज़ें वहाँ पर आती थी। इसका नाम ही सिल्क के नाम पर पड़ा है। राइटर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और इसके अंदर अपना जो एक्सपीरियंस बताएंगे वो सिर्फ थोड़ा सा एरिया होगा। हालांकि वो पूरे सिल्क रोड पे गए थे और माउंट कैलाश की अपनी जो जर्नी है उसको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी जर्नी का इस चैप्टर में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसका जो एक पार्ट है राऊ से लेकर और दर्शन तक की जो उनकी जर्नी था उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. कि जब हमने गुड बाय कहा, गुड बाय मीन्स जब हमने बाय बाय कहा, हम वहाँ से निकले, राउत से निकले, तो क्या था? एक फ्लॉलेस हाफ मून। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फ्लॉ नहीं लग रहा था, कोई कमी नहीं लग रही थी, ऐसा हाफ मून था। फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, वो परफेक्ट ब्लू स्काई में फ्लोट कर रहा था। फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। तैरने का मतलब यहाँ फ्लोट का मतलब होता है हवा में फ्लो कर रहा था। वी सेड अवर गुड बाय, जब हमने राऊ से गुड बाय कहा, हम राऊ से निकले। उससे पहले भी जो ये बुक में से लिया गया है उनकी सिल्क रोड जो बताती है, सिल्क रोड के पूरी एक्सपीरियंस को बताती है, तो उसमें वो पहले से चले हुए होंगे और अब वो राऊ से निकल रहे हैं तो वो गुड बाय कह रहे हैं। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स के जो बैंक्स थे, बैंक्स यहाँ लगेगा एजिस, एक्सटेंडेड मतलब जो स्ट्रेच्ड आउट थे, यानी कि जो एक्सपेंडेड बैंक्स थे, फैले हुए जो कोने थे क्लाउड्स बादलों के, लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोस, जैसे कि बड़े बड़े फ्रेंच लोस होती हैं, रोटियां होती हैं, डबल रोटी होती हैं, ब्रेड होते हैं, ग्लोड पिंक, वो पिंक चमक रहे थे कि जैसे कोई फ्रेंच डबल रोटी होती है उस तरह से बादलों के जो किनारे थे जो फैल गए थे वो पिंक कलर के चमक रहे थे। क्यों चमक रहे थे वो? एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद ए रोज टिंटेड ब्लश, क्योंकि जो सन था वो इमर्ज कर रहा था, केम आउट, वो निकल रहा था, स्प्लैश करता हुआ, छपाक से, जैसे पानी में एकदम से हिट करने की आवाज़ आती है स्प्लैश, तो ऐसे वो वहाँ से निकल रहा था, जैसे एकदम से निकल रहा था सन। तो वो जो किनारे थे बादलों के जो
कॉर्नर्स थे और जो फैले हुए कॉर्नर्स थे वो फ्रेंच डबल रोटियों की तरह पिंक चमक रहे थे। नाउ दैट और विद अ रोज टिंटेड ब्लश, जिनमें से रोज जैसी टिंटेड मतलब शाइनिंग ब्लश थी। ब्लश क्या होता है? ब्लश जब शर्म से थोड़ा रेडिश हो जाता है कोई, तो उसको बोलते हैं ब्लश। नाउ दैट वी वर लिविंग राउ, और अब चूंकि हम राउ को छोड़ रहे थे, राउ से निकल रहे थे, लहामो सेड, लहामो ने कहा शी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, कि वो मुझे एक फेयरवेल का प्रेजेंट देना चाहती थी। अब ये कौन है? लहामो जो है वो लैंड लेडी है, वो घर की ऑनर है जिनके घर में वो ठहरे हुए थे। अब वो उसको फेयरवेल बोल रहे थे, तो तब लहामो ने कहा कि वो उनको एक पार्टिंग का प्रेजेंट देना चाहती है, पार्टिंग गिफ्ट देना चाहती हैं। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, अब वो बता रहे क्यों देना चाहती है वो प्रेजेंट, क्योंकि जब वो वहाँ ठहरे हुए थे तो वन इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल, मैंने उसे डैनियल के थ्रू बताया था, उस लैंड लेडी को मैंने डैनियल के थ्रू, मतलब डैनियल कौन था? इनका जो गाइड होगा वो होगा। तो डैनियल जो था उसके थ्रू, मीन्स उसने ट्रांसलेट करके बताया था दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश, कि मैं माउंट कैलाश की तरफ जा रहा था। हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, टू कंप्लीट द कोरा, को अपनी कोरा यात्रा को कंप्लीट करने की। कोरा क्या होता है? कोरा कैलाश पर्वत की यात्रा को जो बोलते हैं वो कोरा यात्रा बोलते हैं। आपको पता है कि कुछ यात्राएं जो होती है, जैसे हज है, मक्का जाते हैं, उसको हज यात्रा बोलते हैं। तो इसी तरह जो माउंट कैलाश की जो जर्नी है उसको क्या बोलते हैं? कोरा। एंड शी हैड सेड, और उसने कहा था दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, और तब उसने सलाह दी थी लहामो ने कि मुझे कुछ वार्मर क्लोथ्स चाहिए। वार्मर मतलब थोड़े से गर्म कपड़े चाहिए, मेरे पास इतने गर्म कपड़े नहीं थे अगर वहाँ जाना था। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, और ये कहकर, डकिंग बैक मीन्स एकदम से वो गोइंग बैक इन टू हर टेंट, शी इमर्ज, वो इमर्ज हुई मीन्स केम आउट, वो निकली, कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट्स, और क्या लेकर निकली? एक लंबी बाजू वाला शीप स्किन का बना हुआ कोट लेकर निकली, दैट ऑल द मैन वोर, जो वहाँ के सारे आदमी जो थे वो पहनते थे। ऐसा शीप की स्किन का बना हुआ लंबी बाजू वाला कोट लेकर वो आई, क्योंकि उसे पता था ये ठंडे एरिया में जा रहा है तो उसको शायद इस कोट की ज़रूरत होगी, और वहाँ के सभी लोग इस तरह के कोट पहनते थे। शेतन साइज्ड मी, शेतन ने मेरे ऊपर उसको साइज करके दिखाया, नाप के दिखाया। एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, क्लैम्बर्ड इनटू जैसे कि हम उसमें चढ़ गए, बोर्डेड इनटू हिज कार, जैसे ही हम उसकी कार में बोर्ड कर गए तो उसने ये मुझे साइज लगाकर दिखाया। ओ यस, और क्या बोला वो? ही डिक्लेयर, और लगा के जब दिखाया तो उसने बोला ओ यस ड्रॉकबा सर, कि सर आप तो ड्रॉकबा लग रहे हो। अब ये चेतन कौन है? चेतन जो है उसका टैक्सी ड्राइवर है। तो अभी आपने 4 कैरेक्टर्स किए हैं। नॉर्मली पूरी जो ये है जर्नी, इसमें 3 ही कैरेक्टर्स रहेंगे। तो एक लहामो है जो लैंड लेडी है जिसके घर वो ठहरे हुए थे और वो उसको शीप स्किन का कोट देती है। एक डैनियल है जो उसका गाइड है, और एक चेतन है जो टैक्सी ड्राइवर है। तो उसने कहा ड्रॉकबा सर, कि सर आप ड्रॉकबा लग रहे हो। अब ड्रॉकबा क्या है? ड्रॉकबा वहाँ का लोकल एक नाम है जो हर्ड रखते हैं, जो वहाँ गडरिए वगैरह होते हैं, शेफर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड। तो उसने कहा कि सर आप तो यहाँ के ड्रॉकबा जैसे लग रहे हो। अब वो वहाँ से इतना होने के बाद निकल गए। वी टूक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चैंगटेंग, कि वहाँ की जो चैंगटेंग नामक जगह थी उससे गेट ऑफ मीन्स निकलने के लिए हमने एक शॉर्टकट ले लिया, एक छोटा रास्ता अपना लिया। शेतन न्यू अ रूट, शेतन को एक रूट पता था दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो हमें साउथ वेस्ट ले जा सकता था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, लगभग ये माउंट कैलाश की तरफ डायरेक्टली जाता था। तो ये माउंट कैलाश की तरफ हमें शॉर्टकट ले जा सकता था, और रास्ते शायद घुमा कर ले जाते, काफ़ी टाइम लगता। तो इन्होंने शॉर्टकट ले लिया। चेतन टैक्सी ड्राइवर ने ये सजेस्ट किया। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासिस, और इसमें शामिल था कि कई सारे जो हाई माउंटेन पासिस हैं उनको क्रॉस करना शामिल था इस शॉर्टकट में। कि इस शॉर्टकट को लेने में हमें क्या करना था कि कई ऊंचे, जो काफ़ी ऊंची पहाड़ थे, उनके जो दर्रे थे, पासिस थे, उनको क्रॉस करना था। ही सेड, उसने कहा बट नो प्रॉब्लम सर, वो कहा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शॉर्टकट में सर। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें अश्योरेंस दिया, विश्वास दिलाया। इफ देयर इज नो स्नो, अगर कोई बर्फ नहीं हुई तो, कि बर्फ नहीं हुई तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा फिर बर्फ होने की लाइकलीहुड क्या है, कि बर्फ होने का कितनी पॉसिबिलिटी है।
नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, कि सर जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वहां पर क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, कि वहीं जाकर पता लगेगा कि वहां पर बर्फ होगी, स्नो होगी या नहीं होगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राऊ, राऊ की जो जेंटली रोलिंग हिल्स थी, जेंटली रोलिंग मीन्स हल्की हल्की घुमावदार जो पहाड़ियां थी हल्की फुल्की, वहां से द शॉर्टकट टू कस, जो शॉर्टकट था वो हमें ले गया अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, वो जो वास्ट ओपन बड़े से, वास्ट मतलब बहुत वाइड स्प्रेड जो प्लेन्स थे वहां पर ले गया, प्लेन्स मतलब जो प्लेन एरियाज थे वहां ले गया, विद नथिंग इन दैम, और उनमें कुछ नहीं था एक्सेप्ट सम गैजल्स, बजाय के कुछ गैजल्स के, गैजल्स मतलब एक तरह का, वहाँ एक डियर होता है, हिरन होता है, बारहसिंगा जो होता है उसको गैजल्स बोलते हैं, कि उनमें कुछ गैजल्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निम्बलिंग द एरिड पैस्चर्स एंड फ्रॉम pastures and from before bounding away into the void, कि वो क्या करते थे, they would look up, वो उठाकर मुंह उठाकर देखते थे, फ्रॉम निम्बलिंग, निम्बलिंग छोड़ते हुए, निम्बलिंग का मतलब होता है कि छोटी छोटी क्विक बाइट्स लेना, स्मॉल क्विक बाइट्स जब ली जाती हैं बाइटिंग तो उसको बोलते हैं निम्बलिंग, तो वो अपनी निम्बलिंग करते हुए किसको निम्बल कर रहे थे, एरिड पेस्चर्स, उन सूखे घास के मैदानों को, वो पेस्चर्स को, पेस्चर होता है कि जहाँ ओपन फील्ड जो ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको निम्बल करने से छोड़कर वो एकदम लुकअप ऊपर देखते थे, एंड फ्रॉन, और फ्रॉन करते थे, भौएं चढ़ा लेते थे, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, इससे पहले कि जो वॉइड था, वॉइड मतलब जो खाली एरिया था, उसके अंदर वो बाउंडिंग अवे मतलब जोर से भागकर चले जाते थे, हमें देखकर डर जाते थे, उससे पहले वो फ्रॉन करते थे, और एक बार अपना जो निम्बलिंग थी, खाना था, ईटिंग जो कर रहे होते थे, उसको वो छोड़ देते थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी, और फिर फर्दर ऑन आगे चलकर जब प्लेन्स जो थे, जो प्लेन एरियाज थे, मीन्स अब तक वो प्लेन में पहुंच गए थे, तो प्लेन एरिया बिकेम मोर स्टोनी, अब वो और स्टोनी हो गए थे, स्टोनी का मतलब पत्थरों वाले हो गए थे, जहाँ बहुत सारे स्टोन्स हो गए थे, देन ग्रासी, अब उनमें घास कम हो गई थी, ग्रास कम हो गई थी, और स्टोन्स ज्यादा हो गए थे, कोई कंकड़ पत्थर आ गए थे, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, तब हमें दूर से ही एक बड़ा सा, ग्रेट हर्ड मतलब बड़ा सा ग्रुप दिखाई दिया वाइल्ड एसिस का, जंगली गधों का, वो हमें केम इनटू व्यू मींस वो हमें दिखाई दिया। चेतन टोल्ड अस, चेतन ने हमें बताया, वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर, और चेतन ने तो लॉन्ग बिफोर दे अपीयर, इससे पहले कि वो हमें अपीयर होते उससे काफी समय पहले ही बता दिया था कि हम जो है उनको अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच मीन्स कमिंग नियर देम, कि ये जो झुंड है ये आने वाला है, उसने देखने से पहले ही बता दिया था। और क्या कहा था उसने, क्यांग, कि वो इस ग्रुप को, इस हर्ड को क्या बोलता था अपनी लैंग्वेज में, क्यांग बोलता था, ही सेड, उसने पहले ही बोल दिया था कि आगे क्यांग आने वाला है। अब उसको कैसे पता लगा, ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, कि दूर से एक डस्ट का पॉल, पॉल मीन्स एक स्क्रीन सी जो दिखाई दे रही थी, फार ऑफ मतलब डिस्टेंट, जो दूर, फार अवे जो दिखाई दे रही थी, डस्ट का पॉल, स्क्रीन सा बड़ा सा, तो वो उसी की तरफ पॉइंट आउट करके बताता कि अभी क्यांग आएगा, क्यांग मीन्स हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, व्हीलिंग एंड टर्निंग, सॉरी व्हेन वी ड्रू नियर, और जब हम उनके नजदीक आ गए, आई कुड सी द हर्ड गैलपिंग एंड मासिंग, तो क्या हम देख सकते थे, मैं देख सकता था कि जो हर्ड था, पूरा का पूरा जो झुंड था, ग्रुप था, वो गैलपिंग, गैलपिंग का मतलब गैलप कर रहा था, वॉकिंग विद अ जंप, वो जंप करके चल रहे थे, एंड मासिंग, एंड मासिंग का मतलब टुगेदर, एक ही ग्रुप की तरह वो चल रहे थे, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और क्या कर रहे थे, व्हीलिंग एंड टर्निंग, व्हीलिंग का मतलब क्या है, सर्कल में घूमते हुए, एंड टर्निंग मुड़ते हुए, इन टाइट फॉर्मेशन, एक पूरी फॉर्मेशन बनाते हुए, पूरा डिजाइन बनाते हुए, टाइट सा, टाइट का मतलब यहाँ लगेगा बिल्कुल एक सख्त सा, बिल्कुल प्री फॉर्म्ड जो फॉर्मेशन थी, एक डिजाइन था, वो बनाते हुए, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स, जैसे कि वो मैनोवर्स की प्रैक्टिस करें। मैनोवर्स का मतलब क्या है, कि किसी खास रूटीन पर, जैसे फौजी वगैरह करते हैं किसी चीज की पहले से ही प्री प्लान रूटीन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरीके से वो टाइट से डिजाइन बनाकर चल रहे थे, ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स, कि जैसे कि कोई प्री डिटरमिन्ड कोर्स के ऊपर, पहले से ही निश्चित
फॉर्मेशन उन्होंने सोच रखी है कि हमें जैसे किसी डांस की प्रैक्टिस करते हैं या किसी और तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल सेम वे वो टाइट डिज़ाइन बनाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रहे हैं, एक हार्ड में नहीं चल रहे हैं, बल्कि मैन्यूवर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी तरह की ड्रिलिंग कर रहे हैं। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। और जो डस्ट के प्लूम्स थे, प्लूम्स मतलब गोल गोल सर्कल टाइप, जो छल्ले टाइप जो थे, डस्ट जो थी वो घूम रही थी, बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। क्रिस्प मतलब बिल्कुल सख्त सी, क्लीन मतलब साफ, और बिलोड का मतलब है कि बिल्कुल एक वेव की तरह, लहर की तरह जो डस्ट थी उसके छल्ले से ऊपर उड़ रहे थे। और कैसी हवा थी, जैसे बड़ी ठंडी सी, सख्त सी, सूखी सी, क्लीन एयर में वो उड़ रहे थे। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप, और जैसे ही जो हिल्स थी वो पुशअप होनी स्टार्ट हुई, मीन्स हमारे आगे आनी शुरू हुई, अपीयर होनी शुरू हुई। सम मोर, वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस वी पास्ट सोलिटरी ड्रॉप पास। कि फिर से एक बार क्या हुआ कि हिल स्टार्टेड टू पुश अप, फिर से हिल स्टार्ट हो गई दिखाई देनी, और रॉकी वाइल्डरनेस से वो हम आगे बढ़ गए, और वहां से हम वी पास्ट सोलिटरी ड्रॉप पास, और वहां से गुजरकर हम सोलिटरी, सोलिटरी मतलब जो एकांत में, बिल्कुल शांत एरिया में, बड़े ही सोलिट्यूड में जो ड्रॉकबाज थे। ड्रॉकबा का मतलब आपने पहले भी वर्ड अभी आया है, ड्रॉकबा क्या होता है, जो गडरिये होते हैं उनके वहां से हम गुजरे, और जो रॉकी वाइल्डरनेस से आगे चलकर, रॉकी मतलब चट्टानों वाली जो वाइल्डरनेस थे, जंगली एरिया था, वहां से निकलकर हमें जो दिखाई दिया वहां पर सोलिटरी ड्रॉकबाज थे, जो हर्ड को टेंड करने वाले लोग थे, वो वहां पर थे, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, और वो अपने फ्लॉक्स को टेंड कर रहे थे। यानी कि फ्लॉक्स का मतलब वही हर्ड्स को, अपने जो एनिमल्स थे उनके जो ग्रुप था उसको देखभाल कर रहे थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, और ये जो थे ये कभी औरतें होती थी, कभी आदमी होते थे। ये ड्रॉकबा आदमी भी हो सकते थे, औरतें भी होती थी। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज, और ये अच्छी तरीके से रैप हुए जो फिगर्स थे, इन मैन और वुमेन को, इन शेफर्ड्स को क्या कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से कपड़ों में वो जैसे रैप थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये बहुत अच्छे से जो रैप किए गए थे, जो पैक किए गए थे, ऐसे जो फिगर्स थे, फिगर्स उन आदमी और औरतों के लिए हैं, वुड पोज। और जब हमारी गाड़ी गुजरती थी तो वो पॉज करते थे, पॉज मतलब वो रुकते थे, एंड स्टेयर एट अवर कार, और वो हमारी कार की तरफ स्टेयर करते थे, लगातार देखते रहते थे। अकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और जैसे ही हम उनके पास से गुजरते थे तो अकेजनली, बीच बीच में क्या करते थे, वेव भी करते थे, हमें बाय बाय करते थे, हाथ हिलाते थे। व्हेन द ट्रैक टूक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब ट्रैक जो था, रोड जो था, वो उसकी वजह से हम उनके एनिमल्स के थोड़ा क्लोज आ जाते थे, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते थे। द शीप वुड टेक एन इवेसिव एक्शन, तो जो शीप थी वो इवेसिव एक्शन लेती थी एकदम से। इवेसिव एक्शन मीन्स बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए एक्शन में आ जाती थी, मीन्स हमारी गाड़ी से दूर होने के लिए वो एक्शन लेती थी। वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और तेजी से वो हमारे स्पीडिंग व्हीकल से, तेज चलते हुए व्हीकल से, गाड़ी से वो एकदम से झटके से दूर चले जाते थे। तो देखिए इस तरह से वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हर एक जो एरिया उससे वो कैसे गुजरे उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वी पास्ट नोमैड्स टेंट्स, कि हम फिर आगे चलकर नोमैड्स के टेंट्स के, डार्क टेंट्स के पास से गुजरे। नोमैड्स जो है एक घुमंतु जाति के लोग होते हैं, वॉन्डरर्स होते हैं ये लोग, और वो क्या करते हैं, वो इधर उधर अपने टेंट्स लगाकर उनमें रहते हैं, उनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता है। तो नोमैड्स ने अपने डार्क टेंट्स, गहरे रंग के जो टेंट्स थे वो लगाए हुए थे, पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, और उन्होंने ये जो पिच किए थे उनको सेट किया था स्प्लेंडेड आइसोलेशन में, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आइसोलेशन में, एकांत में उन्होंने अपने टेंट्स लगाए हुए थे। यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और उनके जो टेंट होता था उनमें एक यूजुअल चीज़ ये थी, आम बात ये थी कि उसमें एक बड़ा सा कुत्ता होता था हर एक टेंट में, एक तिब्बतन मैस्टीफ, और वो किस ब्रीड का होता था, वो तिब्बतन मैस्टीफ ब्रीड होती थी उसकी, स्टैंडिंग गार्ड, और वो उनके गार्ड करता था, उनके टेंट की रखवाली करता था।
लगभग हर एक टेंट में ऐसा ही था। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हैट्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच। कि ये जो बड़े बड़े बीस्ट थे, बीस्ट मतलब जंगली जानवर थे, वो अपने हैट, बड़े बड़े बिग हैट्स को कॉक करते थे, एक कॉक की तरह, मुर्गे की तरह रेज करते थे, उठाते थे। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, उन्हें जब हमारे अप्रोच होने का, आने का पता लगता था तो अपने सिर ऊपर उठा लेते थे, क्योंकि वो गार्ड करते थे, रखवाली करते थे। तो उन्हें जब ये पता लगता था कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो चौकन्ने हो जाते थे, वो एकदम से तैयार हो जाते थे एक्शन के लिए। एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और अपनी साइड में हमें फिक्स कर लेते थे, यानी कि हमारी तरफ लगातार वो देखते रहते थे। एज वी कंटिन्यूड, जैसे ही हम कंटिन्यू करते थे और आगे चलते थे, टू ड्रॉ क्लोजर, और उनके और क्लोजर आ जाते थे, और नजदीक आ जाते थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। पहले तो वो अपनी नजर में हमें बिल्कुल फिक्स कर लेते थे, और फिर जब हम और क्लोज आते थे तो वो एकदम से एक्शन में एक्सप्लोड कर जाते थे, फूट पड़ते थे, एक्सप्लोजन हो जाता था, एकदम से एक्शन में आ जाते थे। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और ऐसा करते हुए क्या करते थे, डायरेक्टली हमारी तरफ बड़ी ही स्पीड से आते थे। लाइक ए बुलेट फ्रॉम अ गन, जैसे कि किसी गन से कोई बुलेट आती है, किसी गन से कोई गोली निकल कर आती है ना, एक झटके से ट्रिगर दबाते ही ऐसे ही आते थे। एंड नियरली एज फास्ट, और लगभग उतनी ही तेजी से आते हैं, क्योंकि ये जो ब्रीड है ये बहुत ही, अभी आगे भी बताएंगे, खूंखार जाति के जो डॉग्स होते हैं वो होते हैं, और ये सच में ही इस तरह के गार्ड होते हैं कि वो एकदम से जो उनके टेंट्स में आने वाला आदमी होता है उसको डराने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो एक गन की तरह वो एक्सप्लोड करते हुए आते थे। अब इन्हीं के बारे में, तिब्बतन मैस्टीफ्स के बारे में बताएंगे। दी शेगी मॉन्स्टर्स, कि ये जो शेगी मॉन्स्टर्स है, शेगी मतलब, शेगी होता है वैसे उलझा पुलझा, डर्टी सा, नॉट क्लीन, रफ सी जो चीज हो उसको बोलेंगे शेगी। कि ये जो शेगी मॉन्स्टर्स थे, मॉन्स्टर्स जो है क्योंकि वो बड़े थे, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बड़ा सा था, इसलिए उनको मॉन्स्टर कहा है, राक्षस, जायंट्स कहा है। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो अंधेरी रात से भी ज्यादा ब्लैक थे। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और वो यूजुअली ब्राइट रेड कलर के कॉलर्स पहनते थे। एंड बार्क फ्यूरियसली, और फ्यूरियसली वो बार्क करते थे, फ्यूरियसली मतलब एंग्रीली, गुस्से से वो बार्किंग करते थे, भौंकते थे। विद मैसिव जॉज, और जिनसे उनके जो मैसिव, जो बड़े बड़े से जॉज थे वो दिखाई देते थे, उन जबड़ों के साथ, उन जॉज के साथ वो बड़ी ही फ्यूरियसली बार्क करते थे। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, और वो पूरी तरह हमारी जो गाड़ी थी उससे फियरलेस थे, उसका उन्हें कोई डर नहीं था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, कि जो हमारा पाथ था, हमारा जो रास्ता था, रोड था, उसमें सीधा शूट करते हुए आते थे। शूट मतलब बिल्कुल सीधी छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए आते थे। कोजिंग शेतन टू ब्रेक एंड स्वर्व, और हर बार क्या करना पड़ता था शेतन को, जब भी वो आते थे, जहां भी किसी भी टेंट से वो आते थे, तो शेतन को ब्रेक लगाना पड़ता था, और स्वर, स्वर का मतलब टर्न करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था गाड़ी को, क्योंकि वो रास्ते से नहीं हटते थे, शेतन को ही गाड़ी को घुमाना पड़ता था, क्योंकि वो डायरेक्ट शूट करते हुए आते थे। द dog would make a chase for 100 meters or so before easing off, और ये जो डॉग्स थे ये क्या करते थे कि वो चेज करते थे, चेज मतलब वो पीछा करते थे, फॉलो करते थे, फॉर 100 मीटर्स और सो, ये लगभग 100 मीटर के आसपास, तो वो हमारे पीछे पीछे फॉलो करते हुए आते थे। बिफोर ईजिंग ऑफ, इससे पहले कि वो ईज ऑफ करते थे, ईज ऑफ मतलब थोड़ा सा सांस लेते थे, ईज करते थे। हैविंग सीन अस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जब वो देख लेते थे कि हम उनके जो मालिक हैं उनकी प्रॉपर्टी से आउट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, जब उन्हें इस चीज की एश्योरेंस हो जाती थी, तब जाकर वो हमें चीज करना बंद करते थे। मीन्स इतने फिरोशियस थे, इतने खूंखार जो थे वो डॉग्स होते थे। इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ये देखकर ये समझना, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं था, व्हाई फिरोशियस तिब्बतन मस्तीफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, कि जो चीन के इंपीरियल कोर्ट्स थे, इंपीरियल का मतलब जो वहाँ राजाओं के जो कोर्ट्स थे, राज दरबार थे, उनके अंदर कैसे ये तिब्बतन मस्तीफ
ब्रीड के जो डॉग्स थे, जो फिरोशियस डॉग्स थे, जो बहुत ही फिरोशियस का मतलब जो वायलेंट एक्सट्रीम तरह के जो डॉग्स थे, वो क्यों फेमस हो गए थे चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में एज हंटिंग डॉग्स के नाम से, ये जानना मेरे लिए अब समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अब मैं समझ गया था अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं एक्शंस की वजह से उनको चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में हंटिंग डॉग कहा जाता था। ब्रॉड अलोंग द सिल्क रोड, और जिनको कि सिल्क रोड के रास्ते से लाया जाता था इन एंशियंट टाइम्स में एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत से ट्रिब्यूट के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, श्रद्धांजलि के तौर पर तिब्बत से उनको एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम्स में इनको सिल्क रोड के रास्ते ही तिब्बत से चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में लाया जाता था। अब इन डॉग्स के बारे में बता दिया कि तिब्बतन मैस्टीफ डॉग्स के बारे में क्या कहा है। अब आगे अपनी जर्नी को और कंटिन्यू कर रहे हैं राइटर। बाय नाउ, अब वो जर्नी पे आगे, बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, कि अब तक हम देख सकते थे स्नो कैप्ड माउंटेन्स। स्नो कैप का मतलब जो स्नो से कवर्ड माउंटेन्स थी उनको हम देख सकते थे। गैदरिंग ऑन द होराइजन, कि जो होराइजन पर गैदर कर रही थी मीन्स वहां पर इकट्ठा हो रही थी, जो माउंटेन्स जो है हमें होराइजन पर दिखाई दे रही थी। होराइजन होता है क्षितिज, आपने क्षितिज होता है जहां धरती और आसमान जो है वो मिलते हैं, दिखाई देते हैं। मीन्स अगर हम किसी ओपन एरिया में जाएं, बहुत दूर तक नजर हम दौड़ाएं, तो हम देखेंगे कि एक एरिया ऐसा होगा जहां पर धरती होगी और ऊपर हमें आसमान दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी जो जगह होती है उसको बोलते हैं होराइजन। तो होराइजन पर क्या हो रही थी, जो माउंटेन्स थी वो इकट्ठा हो रही थी और वो स्नो कवर्ड थी, और ऊपर जो था वो स्काई दिखाई दे रहा था। वी एंटर्ड अ वैली, और ऐसा करते करते हम एक वैली के अंदर एंटर कर गए, ये घाटी थी। वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लोग्ड विद आइस, जहाँ पर जो रिवर थी वो चौड़ी सी रिवर थी और जो आइस से क्लॉग्ड थी, रुकी हुई थी, ब्लॉक्ड थी, कि जो नदी थी उसका जो पानी था वो जमा हुआ था और ज्यादातर जो थी उसमें आइस जमी हुई थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और जो आइस थी वो भी कैसी थी, ब्रिलियंटली वाइट थी, बहुत ही शानदार तरीके से सफेद बर्फ थी और ग्लिंट कर रही थी, शाइन कर रही थी इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और जो ट्रेल था, जो कच्चा रास्ता था, वो इसके बैंक के हग मीन्स उसको गले लगा था, यानी कि उसके साथ साथ उसके अलोंग जो था वो ट्रेल बना हुआ था। ट्विस्टिंग विद द मीटर्स एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट, और फिर वो ट्विस्ट करता था, उसके जो मीटर्स थे, उसकी जो साइड थी वहां से वो ट्विस्ट करता हुआ, जैसे हम ग्रेजुअली हाइट गेन कर रहे थे मीन्स जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे तो वो ट्विस्ट कर रहा था, मुड़ रहा था, टर्न कर रहा था। एंड द वैली साइड क्लोज्ड इन, और इस तरीके से गुजरते हुए, ट्रैवल करते हुए जो वैली साइड थी वो भी क्लोज हो गई, उसको भी हम क्रॉस कर गए। उसके बाद द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, कि टर्न्स जो थे वो शार्पर हो गए, टर्न शार्प, वो मोड़ जो थे वो और भी ज्यादा तीखे आ गए, और हमारी जो राइड थी, हमारी जो भी जर्नी थी, हम राइड कर रहे थे गाड़ी में, वो बम्पियर होती चली गई। बम्पियर का मतलब वो रफ होती चली गई, जंपी होती चली गई, मतलब उसमें जोर्स लग रहे थे, झटके लग रहे थे। शेतन नाउ इन थर्ड गियर मीन्स क्योंकि रास्ता ऊंचा नीचा था और अब वो ट्रैक ऐसा था जो डस्ट ट्रैक था, तो अब शेतन थर्ड गियर में गाड़ी चला रहा था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जैसे ही हम क्लाइंब करते हुए जा रहे थे, चढ़ते हुए जा रहे थे, तो शेतन तीसरे गियर में गाड़ी चला रहा था। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, और अब जाकर जो ट्रैक था वो जो आइसी रिवर थी, ठंडी जो बर्फ वाली जो नदी थी, उससे अब दूर हो गया था, धीरे धीरे करके। पहले बिल्कुल उसके बैंक के, उसके किनारे के अलोंग चल रहा था, वो दूर हो गया था। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और अब हम लेबर कर रहे थे, लेबर मीन्स बड़े ही संघर्ष करते हुए, सरवाइव करते हुए वो स्टीपर स्लोप थे, स्टीपर मीन्स और तीखे जो स्लोप थी, ढलान थी, वहां से जा रहे थे। दैट सपोर्टेड बिग रॉक्स डॉब्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन्स, और स्लोप भी कैसे थे, जो ढलान भी वो कैसी थी, जिसमें बड़ी बड़ी रॉक्स की चट्टाने सी थी और बीच बीच में ऑरेंज लीचन का जो पौधा होता है उसके पैचेस बने हुए थे, बीच बीच में उन चट्टानों के रॉक्स के बीच में ये लीचन के जो पौधे थे, ब्राइट से, चमकीले से, वो भी दिखाई दे रहे थे, उनमें भी वो टंगे हुए थे।
Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. और उन रॉक्स के नीचे स्नो के जो हंक्स थे, गुच्छे से थे, क्लंग मीन्स हैंग कर रहे थे इन द नियर परमानेंट शेड, कि लगभग वहाँ परमानेंट शेड, छाया वाला एरिया था, मीन्स जहाँ परमानेंट शेड रहती थी, कहाँ कभी भी सन की जो लाइट है वो वहाँ नहीं आती थी, तो लगभग वहाँ परमानेंट शेड में वो स्नो के जो पैचेस थे वो वहाँ टंगे हुए थे. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और मैंने ये फील किया कि मेरे ईयर्स में, कानों में जो प्रेशर था वो बिल्डअप हो रहा था. बिल्डअप मीन्स जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो कई लोगों को कानों में प्रेशर फील होता है. हेल माई नोज नोटेड एंड क्लियर दैम, कि मैंने अपने नाक को पकड़कर उसको साफ किया. वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, और फिर हम स्ट्रगल करते हुए और गोल गोल घूमते हुए हमने एक और टाइट बैंड को क्रॉस कर लिया. टाइट बैंड का मतलब एक और टर्न को, एक और मोड़ को हमने क्रॉस कर लिया. एंड शेतन स्टॉप, और यहाँ पर शेतन जो था वो स्टॉप हो गया, रुक गया, वो आगे नहीं जा पाया. ही हैड ओपन्ड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज शीट बिफोर आई रियलाइज व्हाट वॉज गोइंग ऑन. कि इससे पहले मैं ये रियलाइज करता, आई रियलाइज व्हाट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा था, इससे पहले ही शेतन रुक गया था. वो अपने डोर को भी ओपन कर चुका था गाड़ी के. एंड जम्प्ड आउट. आपको पता है शेतन कौन है? शेतन जो है टैक्सी ड्राइवर है. तो शेतन ने, उससे पहले मेरे को पता भी चलता कि क्या हो रहा है, वो गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर अपनी सीट से निकल चुका था. अब आपको पता है गाड़ी में 3 लोग थे. शेतन नीचे उतर गया था. अंदर कौन बचे? डैनियल और राइटर. तो डैनियल ने अब कहा स्नो, कि बर्फ है. राइटर को तो समझ भी नहीं आया था, तो डैनियल ने कहा कि बर्फ जमी हुई है. एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, जैसे ही वो भी व्हीकल से नीचे उतर गया, गाड़ी से नीचे उतर गया, तो उसने कहा कि आगे जो है स्नो है, रोड के ऊपर ही स्नो है. लेटिंग इन अ ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो. और जैसे ही डेनियल भी गाड़ी से उतरा तो ठंडी हवा का एक झोंका आया. आपको पता है कि जब भी इधर से उधर जाते हैं तो एक बार हवा का झोंका आता है, तो ऐसे ही वो आया. और तब जाकर राइटर ने देखा अ स्वैथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक. एक स्वैथ था. स्वैथ मीन्स एक फैलाव सा था, एक वहां पर पूरा फैला हुआ था. ऑफ वाइट स्टफ, एक सफेद सी स्टफ. और ये क्या चीज थी? कोई चीज. स्टफ मीन्स कोई चीज थी, और वो क्या थी? आइस थी. ले अक्रॉस द ट्रैक, वो ट्रैक के ऊपर आर पार बिछी हुई थी. इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे बिल्कुल सामने, हमारी गाड़ी के सामने. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, कि वो लगभग 15 मीटर तक शायद स्ट्रेच करी हुई थी, फैली हुई थी. बिफोर इट पैटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर. इससे पहले कि ये थोड़ी पैटर आउट कर रही थी. पैटर आउट का मतलब ये थोड़ी सी कम हो रही थी, और जो डर्ट ट्रेल था, जो धूल भरा रास्ता था, वो दोबारा दिखाई दे रहा था. तो वो तब तक वो 15 मीटर तक फैली हुई थी. द स्नो कंटिन्यूड टू ऑन द आइदर साइड ऑफ अस. जो बर्फ थी वो हम दोनों के साइड, यानी कि दोनों ही साइड से शुरू हो रही थी. मीन्स किसी भी साइड से रास्ता नहीं था. स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड. और उसकी वजह से जो पहाड़ी की साइड जो स्लोप था, ऊंचे वाला स्लोप था, उसकी साइड से जो किनारा था वो भी चिकना हो गया था, यानी कि साइडों से भी रास्ता निकलने का नहीं था. द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अवर व्हीकल टू स्केल. क्योंकि जो बैंक भी था, जो कोना भी था, किनारा भी था, एज भी था, वो भी क्या था कि हमारे व्हीकल के लिए स्केल करना बहुत ही स्टीप था. स्टीप मतलब बहुत ही ऊंचा था. सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच. इसलिए जो स्नो पैच था उसके राउंड कोई भी रास्ता नहीं था. पैच मतलब जो छोटा सा जो स्नो का एरिया था, उसके राउंड भी कोई रास्ता नहीं था. आई ज्वाइन डैनियल एज शेतन स्टेप्ड ऑन टू द, और आई ज्वाइन डैनियल, मैं भी डैनियल को ज्वाइन कर गया. डैनियल के पास जाकर खड़ा हो गया. जैसे ही शेतन जो था उसने क्या किया? स्टेप रखा, कदम रखा. ऑन टू द, कहाँ पर रखा उसने स्टेप? जो बर्फ थी, आइस, उसके ऊपर. ऑन टू हिज फुट फ्रॉम टाइम टू, हाँ, एनक्रस्टेड स्नो. कि उसने कहाँ पर रखा अपने पैर को? उसने रखा एनक्रस्टेड स्नो के ऊपर.
एंड क्रस्टेड मीन्स जिस पर क्रस्ट बनी हुई थी स्नो की, उसके ऊपर जैसे उसने पैर रखा तो मैं भी डैनियल के पास जाकर खड़ा हो गया एंड बिगेन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड। और तब शेतन ने क्या किया, उस बर्फ के ऊपर वो स्लीदर कर फिसल कर देखा उसने और स्लाइड फॉरवर्ड और आगे की तरफ जाकर देखा, स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऐसा करते हुए वो क्या कर रहा था, अपने पैर को वो बार बार स्टैम्प करके उस पर मार के देख रहा था, किस लिए, टू असरटेन हाउ स्टडी इट वॉज, ये असरटेन करने के लिए, अश्योर करने के लिए कि कितना स्टडी था ये जो आइस थी वो कितनी स्टडी थी। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, कि कितनी ज्यादा वो हार्ड थी। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, तब मैंने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा, घड़ी की तरफ देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, कि उसकी जो राइटर की थी वॉच जो होगी वो इस टाइप की होगी कि वो उसमें अल्टीट्यूड भी देख सकता होगा। तो उसने तब जाकर अपनी वॉच में देखा कि वो कितने ऑल्टीट्यूड पर थे, ऊंचाई पर थे 5210 मीटर जो लेवल था, समुद्र लेवल से ही हम अल्टीट्यूड को मापते हैं, तो उस ऊंचाई पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, कि जो बर्फ थी मुझे ज्यादा गहरी नहीं लगी, बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, लेकिन इसकी गहराई जो थी वो खतरा नहीं थी। डेनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, कि जितना खतरा किससे था, डेनियल ने ये बताया कि जितना खतरा इसकी बर्फ वाली जो ऊपरी सतह थी उससे खतरा था, उतना इसकी मोटाई से, इसकी डेप्थ से, गहराई से कोई खतरा नहीं था। कि बर्फ तो चाहे कितनी ही गहरी हो, लेकिन जो ऊपर की आइसी टॉप लेयर थी वो कुछ ज्यादा ही चिकनी हो गई थी, स्लीक हो गई थी, और वो ज्यादा खतरनाक थी। इफ वी स्लिप ऑफ द कार वुड टर्न ओवर, उसने क्या कहा, ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि अगर हम स्लिप कर गए, हम फिसल गए, तो क्या होगा कि कार जो थी वो टर्न ओवर हो जाएगी, वो पलट सकती थी। ही सजेस्टेड एज वी सॉ शेतन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, और ये उसने सुझाव तब दिया जबकि शेतन जो था वो अपने ही काम पे लगा हुआ था। वो क्या कर रहा था, उसने ग्रैब किया, होल्ड किया, पकड़ा लिया हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, अपने हैंडफुल्स हाथों में डर्ट को लिया। डर्ट यहाँ लगेगा, कुछ मिट्टी थी, सैंड थी, वो ली, रेत ली, एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और वो जमा हुआ जो सरफेस था, जो आइस की शीट बनी हुई थी उसके ऊपर उसने वो फ्रोजन, वो जो डर्ट थी वो फैलानी शुरू कर दी। वी बोथ पिच्ड इन, और हम भी उसमें पिच कर गए, हम भी उसमें फिक्स हो गए, लग गए। इस काम में जो चेतन कर रहा था उसी काम में हम भी लग गए। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब स्नो पूरी तरह से सॉइल से स्प्रेड हो चुकी थी, भर चुकी थी, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, मैं और डेनियल व्हीकल से बाहर ही रुके, टू लाइटन शेतन्स लोड, ताकि शेतन की जो गाड़ी थी उसके लोड को थोड़ा लाइट किया जाए, हल्का कर दिया जाए। ही बैक्ड अप एंड ड्रो टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, तब जाकर शेतन ने एक बार बैक लिया गाड़ी का, और फिर वो उस गंदी बर्फ की तरफ ड्रॉ करके चला गया। गंदी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर उसने आइस डर्ट को स्प्रेड कर दिया था। ईज्ड द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस, और ईज्ड मीन्स धीरे धीरे करके वो कार को इसकी आइसी सरफेस के ऊपर से ले गया, एंड स्लोली ड्रॉ इट्स लेंथ विदाउट एपरेंट डिफिकल्टी, और धीरे धीरे करके वो एपरेंट डिफिकल्टी के बगैर, यानी कि एपरेंट मतलब क्लियर, जो ऑब्वियस हो, क्लियर हो, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई, ऐसी क्लियरली कोई हमें ऑब्वियसली डिफिकल्टी नहीं लगी। और ऐसा करते हुए उसने उसकी पूरी लेंथ को 15 मीटर्स तक जो फैली हुई थी उसको उसने क्रॉस कर लिया। 10 minutes later we stopped at another blockage, और 10 मिनट बाद हम एक और ब्लॉकेज पर रुके, एक और फिर ब्लॉकेज आ गया, स्टॉपेज आ गया, रुकावट आ गई। नॉट गुड सर, शेतन का अनाउंस्ड, शेतन ने फिर अनाउंस किया, वहां रुककर फिर कहा कि सर अच्छी बात नहीं है। एज ही जम्प्ड आउट अगेन, जैसे ही वो फिर से जंप आउट कर गया था, बाहर जंप करके गाड़ी से निकल गया था, टू सर्वे द सीन, सीन को सर्वे करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सर्वे करने के लिए वो जैसे ही बाहर निकल चुका था उसने बाहर जाते कहा कि ये अच्छा रास्ता नहीं है सर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड थ्रो राउंड द स्नो, और अब की बार उसने ये डिसाइड किया कि वो कोशिश करेगा और स्नो के राउंड जाएगा। अब की बार ऊपर जाने के बजाय क्या करेगा, स्नो के राउंड जाकर जो है वो अब की बार गाड़ी को चलाएगा।
द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स। कि अब की बार वो जो राउंड तो जाएगा, लेकिन जो स्लोप था वो स्टीप था, और मीन स्टीप का मतलब बहुत क्या ऊंचा था। एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स, और बड़े बड़े रॉक्स से वो स्टडीड मीन्स ग्रुप्ड, वहां भरा हुआ था, फिल्ड विद मेजर रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से भरा हुआ था। बट समहाउ चेतन नेगोशिएटेड दैम, लेकिन किसी तरह चेतन ने उनको नेगोशिएट कर लिया। नेगोशिएट का मतलब वैसे तो होता है बातचीत से कोई समझौता कर लेना, ये लेकिन यहाँ लगेगा किसी तरह उनको पार कर लिया, उसने क्रॉस कर लिया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग, और ऐसा करते हुए उसका 4 व्हील वाला जो व्हीकल था, गाड़ी थी, वो लर्च कर रही थी, बहुत ही ज्यादा जोल्ट कर रही थी, फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू अनदर, कि एक ऑब्स्टेकल से दूसरे, जो अगला ऑब्स्टेकल आता था, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट आती थी, बाधा आती थी, उस पर वो क्या करती थी, जोल्ट करती थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ हेयरपिन बैंड्स, और इस स्नो को पार करते करते, ऐसा करते करते उसने एक हेयरपिन बैंड जो था उसको भी पार कर लिया। हेयरपिन बैंड क्या होता है, बिल्कुल पूरा यू टर्न से भी ज्यादा जब टर्न होता है तो उसको बोलते हैं हेयरपिन बैंड। तो उस टर्न को भी उसने ऐसा करते करते पार कर लिया। और फिर क्या हुआ, रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और फिर से वो रिगेन कर गया, वहां पहुंच गया उस ट्रेल पर, उस कच्चे रास्ते पर जहां पर जो स्नो थी वो ड्रिफ्ट, जहां पर स्नो जो थी वो ड्रिफ्ट नहीं थी, फैली हुई, अब की बार स्प्रेड नहीं थी। आई चेक्ड माई वॉच अगेन, मैंने अपनी वॉच को दोबारा से चेक किया। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन, जैसे ही हम चमकती सनशाइन में ऊपर चढ़ते जा रहे थे, फिर मैंने अपनी वॉच को चेक किया, मैंने फिर से चेक किया, हम कहाँ पहुंचे थे अब, वी क्रैप्ड पास मीन रेंगते हुए, क्रीप करते हुए हम 5400 मीटर तक, 5400 मीटर तक हम चढ़ गए थे, गुजर गए थे। एंड माई हैड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, और अब मेरा जो सिर था वो थ्रॉब करने लग गया था। थ्रॉब करने मीन्स बिल्कुल दुखने लग गया था, हॉरिबली, उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा हलचल हो गई थी। हॉरिबली मतलब बहुत भयानक रूप से, एक्सट्रीमली वो थ्रॉब करने लग गया था। कुछ लोगों को जो ऊंचाई होती है उस पर दिक्कत होती है, तो राइटर के साथ भी ऐसा ही था। आगे भी आप देखेंगे कि राइटर को आगे इससे काफी परेशानी हुई। आई टुक गल्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने अपनी वाटर बॉटल से कुछ गल्प्स लिए, कुछ एक सिप्स लिए, विच इज सपोज टू हैव अ रैपिड एसेंट, और जिसको सपोज मीन्स माना जाता है कि इससे रैपिड एसेंट मिलता है, मीन्स रैपिड, जल्दी ही, तुरंत, क्विक रिलीफ मिलता है, ये माना जाता है। ऐसा कर, इसलिए मैंने अपनी वाटर बॉटल से कुछ सिप लिए। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास, और आखिर में हम उस पास के, उस दर्रे के टॉप पर पहुंच गए, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 5515 मीटर्स। इट वॉज मार्क्ड बाय लार्ज केन ऑफ रॉक्स, और यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स की केन्स थी, गुफा, वो चोटियां सी बनी हुई थी, फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, और जिस टॉप के ऊपर, जिस पहाड़ी की चोटी के ऊपर क्या थी, फेस्टून मीन्स बंधी हुई थी, व्हाइट सिल्क स्कार्फ, सफेद सिल्क के कपड़े की स्कार्फ से, रिबन से बंधे हुए थे। एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स, और वहां पर रेड मीन्स फटे पुराने से प्रेयर के झंडे भी वहां पर फेस्टून बंधे हुए थे। कोई वहां पर मान्यता होगी, आपने देखा कि जहाँ लोग जो मन्नत मांगने जाते हैं वहाँ कुछ रिबन वगैरह या स्कार्फ, कपड़ा वगैरह या प्रेयर के लिए झंडे वगैरह बांध आते हैं या धागा बांध आते हैं, तो वहां पर भी कोई होगा, तो वहां पर इस तरह के साइन थे कि वहाँ फ्लैग्स बंधे हुए थे और सिल्क के स्कार्फ्स बंधे हुए थे। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द कैन, कि हम, वो जो कैन थी वो छोटी सी थी, उसके राउंड हमने एक टर्न लिया, हमने एक सर्कल लिया, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, एज इज द ट्रेडिशन, जैसा कि वहाँ का रिवाज था, जैसा कि लोग करते होंगे वैसा ही हमने किया। एंड चेतन चेक द टायर्स ऑन द व्हीकल, और फिर जाकर चेतन ने गाड़ी के टायर्स को चेक किया कि गाड़ी के टायर्स कैसे हैं। ही स्टॉप्ड एट पेट्रोल टैंक एंड partially unscrewed the top। फिर उसने क्या किया कि जो वहां पेट्रोल टैंक था वहां पर वो रुका और उसने पार्शियली अनस्क्रूड कर दिया। पार्शियली मतलब लगभग आधा ढक्कन खोल दिया उसका, उसके टैंक का, विच एमिटेड ए लाउड हिश, और जिसकी वजह से एक जोर की हिश, मतलब
आवाज निकली। और क्यों निकली ये आवाज? क्योंकि जब एकदम से किसी चीज को खोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसके अंदर, तो एक हिस साउंड निकलता है, तो वो निकला। और वजह क्या थी? द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। कि जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर प्रेशर था, वहां ऊपर कम प्रेशर था, तो उसकी वजह से फ्यूल जो था वो एक्सपेंड हो गया था, वो फैल गया था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी। और जब उसने ऐसा किया तो ये मुझे बड़ा डेंजरस लगा, खतरनाक लगा कि ऐसे तो ये फट भी सकता था टैंक, पेट्रोल टैंक। मे बी सर, शेतन लाफ्ड। शेतन ने हंसकर कहा कि हो सकता है सर फट भी जाए, बट नो स्मोकिंग। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, नहीं तो ऐसा हो सकता है। माई हेडेक सून क्लियर। कि मेरा जो हेडेक था वो जल्दी ही क्लियर हो गया। जस्ट अ मिनट। यस, माई हेडेक सून क्लियर। मेरा जो हेडेक था वो जल्दी ही क्लियर हो गया। मीन्स मेरे सिर में जो दर्द हो रहा था तुरंत ठीक हो गया। एज वी करियर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। जैसे ही हम उस पास के दूसरी साइड, करियर डाउन मीन्स नीचे उतरे, तो मेरा हेडेक ठीक हो गया। इससे पता लग रहा था कि उसको जो ऊंचाई थी, अल्टीट्यूड था, उसकी वजह से ही प्रेशर बन रहा था। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच। और तब तक 2 बज चुके थे जब तक हम लंच के लिए रुके। वो सुबह मॉर्निंग में निकले थे, आपको पता है, और तब तक 2 बज चुके थे जब तक कि वो वहां पर रुके लंच के लिए। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट। हमने हॉट नूडल्स खाए। हॉट नूडल्स मीन्स गरम गरम नूडल्स खाए एक कैनवस के टेंट के अंदर, पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप। और ये टेंट कहाँ था? वहां पर एक वर्क कैंप लगा हुआ था, कोई कारीगरों का काम चल रहा था और वहां कैंप लगा हुआ था। इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक। और ये कैंप कहाँ लगा हुआ था? कहाँ पर टेंट लगाया हुआ था उन्होंने? एक ड्राई, सूखी, सॉल्ट की, नमक की झील थी, और वो सूख चुकी थी। वहां लोग नमक इकट्ठा कर रहे थे, ये वर्कमैन। वहां पर ये इरेक्ट किया हुआ था, पिच किया हुआ था ये टेंट। वहां पर हमने लंच किया और नूडल्स खाए। द प्लेटू इज पोक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स। अब ये बता रहे हैं कि जहां हम रुके थे वो एक प्लेटू था। प्लेटू क्या होता है? एक पठार होता है कि पहाड़ एरिया में जाकर जब कोई अच्छा सा प्लेन एरिया आ जाए, बड़ा सा प्लेन एरिया आ जाए पहाड़ी एरियाज के बीच में, तो उसको बोलते हैं प्लेटू। तो ये प्लेटू जो था ये पोक मार्क था। पोक मार्क मीन्स वहां पर निशान थे किसके? सॉल्ट फ्लैट्स। वहां सॉल्ट फ्लैट्स थे, नमक के मैदान थे, एंड ब्रेकिश लेक्स, और खारे पानी की झीलें थी। और जब वो खारे पानी की झीलें सूख जाती थी तो वहां पर सॉल्ट के फ्लैट्स बन जाते थे, प्लेन एरियाज बन जाते थे। तो वहां से जब वो सूखी हुई लेक्स होती थी, वहां से वो सॉल्ट इकट्ठा करते थे, और वहीं पर वर्कमैन काम कर रहे थे, और उन्हीं टेंट्स में उन्होंने वहां लंच किया। अब ये कह रहे हैं ये ब्रेकिश लेक्स जो थी, खारे पानी की जो झीलें थी, ये वेस्टिजेस थे ऑफ द टेथिस ओशन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन। की, और ये वेस्टिजेस थे, ये साइन थे, चिन्ह थे किस चीज के? टेथिस ओशन के। टेथिस ओशन, टेथिस महासागर के ये चिन्ह थे। विच बॉर्डर्ड तिब्बत, जो तिब्बत से आकर मिल गया था, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन, इससे पहले कि जो बड़ा कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का कोलाइजन हुआ था, आपस में टकराव हुआ था, दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, जिसकी वजह से ये स्काईवर्ड हो गया था। ये टेथिस ओशन जो था वो बिल्कुल ऊंचे पहाड़ों पर चला गया था। अब मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ, अगर आपको याद हो तो आपका जो चैप्टर था अंटार्कटिका वाला, तो उस अंटार्कटिका वाले में ये था कि पहले जो कॉन्टिनेंट्स थी उनकी शेप ऐसी नहीं थी। तो बाद में जो हिमालय पर्वत बने उस टाइम पर क्या हुआ था? कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराए थे, और टकराने की वजह से ये पहाड़ बन गए थे, क्योंकि एक लैंड की परत दूसरी लैंड के ऊपर चढ़ गई थी। और बीच में जो ये था टेथिस ओशन आ गया होगा, और ये भी उनके बीच में ही रह गया होगा, और धीरे धीरे करके इसमें छोटी छोटी लेक्स बन गई। और ये जो लेक हैं ये खारे पानी की, क्योंकि ये समुद्र का पानी था, तो ये ब्रेकिश लेक्स हैं, और ये आज भी उस टेथिस ओशन के वेस्टिज हैं, चिन्ह हैं, जो यहाँ पहाड़ों में भी दिखाई देते हैं। नहीं तो पहाड़ों में कौन सा ओशन हो सकता है, ये आप सोच सकते हो। पहाड़ों में कोई ओशन नहीं होता। तो आप अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन हुआ था, जो आपने पढ़ा था, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसका यहाँ पर दिया हुआ थोड़ा एक्सप्लेनेशन।
दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, कि ये जो एरिया था, ये जो टेंट था जहाँ वो ठहरे हुए थे, ये हाइव ऑफ एक्टिविटी था। हाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी यहाँ चल रही थी, बहुत ज्यादा एक्शन, काम चल रहा था। और क्या काम चल रहा था? मैन विथ पिक एक्सिस एंड शावल्स, आदमी जो थे वो पिक एक्सिस और शावल्स लेकर लगे हुए थे। पिक एक्सिस का मतलब है फावड़े और कस्सी वगैरह लेकर लगे हुए थे। ट्रचिंग बैक एंड फोर्थ, इधर उधर आगे पीछे जा रहे थे। इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, और उन्होंने क्या पहने हुए थे? लंबे लंबे शीप की स्किन के कोट्स पहने हुए थे, जैसे राइटर को लामो ने दिया था। एंड सोल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, और क्या पहना हुआ था उन्होंने? नमक में जिन जो एनक्रस्टेड थे, पूरी तरह लदे हुए थे, जिन पर नमक की परत जमी हुई थी, ऐसे बूट्स पहने हुए थे। बूट्स कौन से? जो आपको पता है रबड़ के बूट्स होते हैं और जो घुटनों तक रबड़ के आते हैं, तो ऐसे उन्होंने बूट पहने हुए थे। ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर, और सभी के सभी ने सन ग्लासेस भी पहने हुए थे, चश्मे पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर, किस लिए पहने हुए थे? जो स्टेडी स्ट्रीम थी और ब्लू ट्रक्स, जो नीले ट्रक थे उनकी स्टेडी लगातार चलने वाली जो स्ट्रीम थी, झरना सा था, या लगातार जो ट्रक आ रहे थे उनकी ग्लेयर से बचने के लिए, उनकी चमक से बचने के लिए उन्होंने सन ग्लासेस भी पहने हुए थे। और ये ब्लू ट्रक्स कहाँ ऐसे रहे थे? इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और ये जो ट्रक थे इमर्ज कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। कहाँ से? ब्लाइंड कर देने वाली जो सफेद झील थी, और जिस पर पाइल्स ऑफ सॉल्ट थे, मीन्स जिसमें नमक के ढेर लदे हुए थे इन ट्रकों में, वो उस झील से जो अंधा कर देने वाली थी, इतनी सफेद थी, वहां से जो ट्रक आ रहे थे उनमें भी नमक के ढेर थे। तो उससे जो वो पूरी की पूरी उन ट्रकों की लाइन थी, और उस लाइन में जो क्योंकि इतना सोल्ट लदा हुआ था, तो उस ग्लेयर से, उस चमक से, उस ब्राइटनेस से बचने के लिए इन सभी ने सनग्लासेस भी पहने हुए थे, धूप के चश्मे उन्होंने पहने हुए थे। तो इन लोगों के टेंट के अंदर इन्होंने अपना लंच किया। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, और लेट आफ्टरनून जब हुआ, मीन्स दोपहर बाद, आखिर सी में लगभग शाम होने वाली थी, तो हम जो थे एक छोटे से टाउन में पहुंच गए, और उसका नाम था होर। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और अब हम वापस ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पहुंच गए थे। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, और जो कौन सा रास्ता था? जो लहासा से कश्मीर तक का पुराना ट्रेड का रास्ता था, और जिसको कि क्या कहा जाता था? सिल्क रोड। अब हम उसी मेन, जो अब हाईवे बन गया था, पहले वो कच्चा रास्ता था, जब उसको सिल्क रोड कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, तो उसी पर दोबारा पहुंच गए थे, क्योंकि पहले उन्होंने शॉर्टकट लिया था, वो मेन हाईवे से नहीं चले थे। अब वो मेन हाईवे पर, जो हाईवे क्या था? सिल्क रोड का था, और जो लहासा से कश्मीर तक पूरा जाता था, उस पर पहुंच गए थे। और कौन सी जगह पहुंचे थे? उसमें होर नामक छोटे से कस्बे में पहुंच गए थे। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा, अब क्या था? डेनियल जो उसका गाइड था, उसको यहीं तक आना था, होर तक ही उसको छोड़कर जाना था। कि डेनियल अब जो लहासा लौट रहा था, वापस जा रहा था राइटर को छोड़कर, फाउंड अ राइड, उसको एक राइड मिल गई। राइड का मतलब क्या? उसको सवारी मिल गई, उसको एक लिफ्ट मिल गई इन अ ट्रक, एक ट्रक के अंदर। सो शेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल, इसलिए मैंने और शेतन ने उसको फेयरवेल कह दिया। मीन्स आगे से राइटर को अकेले जाना था, और शेतन को भी उसे आगे दर्जन तक छोड़कर जाना था। तो यहाँ से डेनियल जो था, वापस जिसको जाना था लहासा, वो वापस चल पड़ा, और उसको एक लिफ्ट भी मिल गई ट्रक के अंदर, वो उसमें बैठ गया, और इन दोनों ने उसको फेयरवेल कह दिया। कहाँ कहाँ? आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, और ये चीज उन्होंने एक टायर रिपेयर की जो शॉप थी वहां पर, उस हाईवे पर, उसके आगे उन्होंने उसको अलविदा कह दिया, जबकि ये टायर रिपेयर के लिए वहां पर रुके हुए होंगे। अब ये बता रहे हैं कि वहां हम क्यों रुके थे टायर रिपेयर की शॉप के ऊपर। वी हैड सफर 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन, कि हमारे क्विक सक्सेशन में, क्विक सक्सेशन मतलब जल्दी जल्दी, एक के बाद एक, हम 2 पंक्चर हो गए थे ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, जब हम सॉल्ट लेक से ड्राइव डाउन नीचे की तरफ आ रहे थे, तो हमारे 2 पंक्चर हो गए थे गाड़ी में। एंड शेतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और शेतन जो था वो उनको फिक्स कर लेना चाहता था, फिक्स करने के लिए काफी ईगर था, काफी बेचैन था। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि उन 2 पंक्चर्स के बाद अब उसके पास कोई भी स्पेयर टायर बचा हुआ नहीं था।
बिसाइड्स इसके साथ उसको एक और जल्दी थी उनको फिक्स कराने की कि द सेकेंड टायर ही हैड चेंज्ड हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, कि जो सेकंड टायर उसने दूसरी बार जब पंचर हुआ तो जो उसने दूसरा टायर बदला था वो एक ऐसे से रिप्लेस कर दिया था, ऐसे से चेंज कर दिया था ऐसे टायर से, दैट वाज एज स्मूथ एज माय बाल्ड हेड। कि राइटर कह रहे हो कि वो इतना चिकना टायर था जितना कि मेरा गंजा सिर था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिकना था और उसमें हम फिसल कर गिर भी सकते थे, और हम पहाड़ी एरिया में चल रहे थे, इसलिए चेतन को लगा कि नहीं इसको पहले फिक्स करा लेना चाहिए ताकि उसको वो अच्छे वाला टायर जो है वो गाड़ी में लगा सके और किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब वो होर पहुंच गए थे, तो अब राइटर जो है होर के बारे में बता रहे हैं। तो होर के बारे में एक शॉर्ट नोट भी बन जाता है कि डिस्क्राइब द टाउन ऑफ होर, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो होर वॉज अ ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस, ये बिल्कुल एज इट इज लाइनें आप याद कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाता है, और बहुत ही आसान सी लाइनें हैं। तो होर जो था वो एक ग्रिम, ग्रिम का मतलब दुखदाई सा, मिजरेबल सा प्लेस था। ग्रिम मतलब उदासी भरा सा, मिजरेबल प्लेस था, मीन्स राइटर को होर जो है अच्छा नहीं लगा। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं थी। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं थे। व्हाट्सोएवर जस्ट एंड रॉक्स, और चाहे चाहे जो भी था वो क्या था, डस्ट और रॉक्स ही थी। डस्ट थी वहाँ बहुत सारी और चट्टाने थी। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, आपको पता है जहाँ पेड़ पौधे ना हो वहाँ तो वैसे ही डस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो कह रहा है और वो डस्ट और रॉक्स जो थी वो भी कैसी थी, लिबरली स्कैटर्ड। लिबरली का मतलब बड़ी ही आजादी से, फ्रीली स्कैटर्ड मीन्स अपनी मर्जी से इधर उधर फैली हुई थी। विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, और सालों से जो एक्यूमुलेटेड था, इकट्ठा था, गैदर्ड किया था, जैसे वहाँ एक जगह जमा कर दिया गया था उस रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब कूड़ा, वेस्ट जो था उसके साथ मिक्स था, कि कहीं पर चट्टाने थी, चट्टानों के बीच में ही कूड़ा था, और ऐसा लग रहा था सालों से किसी ने उसको उठाया नहीं है, और उन्हीं के बीच में जो था सब कुछ आपस में मिक्स पड़ा हुआ था। which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar। और राइटर को लगता है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी, ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात थी, गिवन दैट कि ये जानते हुए कि जो टाउन थी वो क्या थी, लेक मानसरोवर जो थी, मानसरोवर झील जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसके शोर, उसके तट पर बसा हुआ ये शहर था, टाउन था, और उसके बावजूद भी यहाँ इतनी गंदगी थी, तो ये राइटर को बड़ा ही अनफॉर्चुनेट लगा, ये चीज राइटर को अच्छी नहीं लगी। अब ये बता रहे हैं कि लेक मानसरोवर को और डिस्क्राइब करें कि लेक मानसरोवर क्या है, तिब्बत का मोस्ट, यस ये तिब्बत का मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर था, ये तिब्बत का सबसे ज्यादा पवित्र जो था झील थी, पवित्र पानी का स्रोत था, तो वहां पर जो था गंदगी के ढेर थे, ये राइटर को अच्छा नहीं लगा। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है हमें इतना ही करना है, और हमें इसका दूसरा पार्ट करना होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। टिल देन बाय बाय।